हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। और आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी पेपर के हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के साथ सर सैयद अहमद के संबंधों के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो कांग्रेस और सर सैयद अहमद खां के बीच के संबंध की बात की जाए तो कांग्रेस और सैयद अहमद खां के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं थे। 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधारकों में सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 का जो इनका समय काल रहा था, ये इनका नाम विशेष महत्व रखता था किसमें? मुस्लिम सुधारकों में। राजनीतिक रूप से ये सर सैयद अहमद खां ने जो है अपनी शुरुआत की कांग्रेस से ही, मतलब प्रारंभ से ही ये जो है क्या कांग्रेस के क्या थे? विरोधी थे। मतलब कांग्रेस को ही देखकर इन्होंने उसके विरोध में काम शुरू किया। कांग्रेस में शामिल नहीं थे, जबकि कांग्रेस के विरोध में हमेशा रहे हैं। तो कांग्रेस और इनका जो है संबंध अच्छा नहीं रहा। अब आगे ये देखते हैं कि इनके कार्य का जो क्षेत्र था मुख्य रूप से वो सामाजिक तथा धार्मिक था। मतलब समाज के प्रति और धर्म के प्रति ये कुछ न कुछ इधर उधर बोला ही करते थे, जो कांग्रेसियों के विरुद्ध रहता था। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था कुरान पर टीका। कुरान पर इन्होंने टीका की और इन्होंने 1875 के अलीगढ़ में 1875 में क्या किया? इन्होंने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल प्रारंभ किया। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसकी शुरुआत की किसने? सर सैयद अहमद ने। और कब की? 1875 में। कहां की? अलीगढ़ में। और यही जो है स्कूल धीरे धीरे क्या हो गया? मतलब ये जो एक छोटा पौधा लगा, आगे चलकर ये एक वृक्ष का रूप ले लिया। मतलब क्या हो गया? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में ये सामने आया। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रारंभिक नाम है, अगर देखा जाए तो वो है क्या? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। तो आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस के साथ सर सैयद अहमद के संबंधों के विषय में कथन, अब आप देख लें, वह उससे कभी संबंधित नहीं रहा। तो बिल्कुल सही है, कांग्रेस से ये कभी संबंधित नहीं रहे, उनका कोई संबंध कांग्रेस से नहीं रहा। ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी देखते हैं, वह लगातार उससे संबद्ध रहा, तो गलत है। वह केवल होना चाहिए आरंभ में उससे संबंध रहा, तो संबद्ध तो कभी नहीं रहे। वह केवल अल्पकाल के लिए उससे संबद्ध रहा, बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर क्या किया इन्होंने? कांग्रेस को देखकर उसके विरोध में काम करना शुरू किया। तो कुल मिलाकर शुरू से ही ये कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, तो कांग्रेस से इनका कोई संबंध या कोई लेना देना नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हो पाया था। मतलब कांग्रेस के साथ उसने बहुत कुछ किया, अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं कभी बन पाया, या अध्यक्ष कभी नहीं हो पाए। तो देखिए वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ये तो थे ही। बीजी तिलक, वी के गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो तिलक जी जो हैं, ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक जी, ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कभी नहीं हो पाए। ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं रहे।
राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। आप पहले पढ़ें। कथन ए, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन की प्रबल वकालत की थी और इसका कारण मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास करेगी तथा भारत का औद्योगिक विकास करेगी। तो मैकाले क्यों चाहेगा भारत का विकास? ये तो गलत है। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन की प्रबल वकालत की, ये सही है। लेकिन चलिए हम जरा देखते हैं अपने ऑप्शनों को। हमारे जो ऑप्शन है क्या है, देखिए ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सत्य नहीं है, गलत। तो ये भी गलत ही है। ए सत्य है, आर असत्य है, बिल्कुल सही है। ए क्या है? सत्य है और आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमें सही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और डी में है ए असत्य है और आर सत्य है, तो ये भी उल्टा है, गलत है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मैकाले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्हीं के कार्यकारिणी परिषद का विधि सदस्य था मैकाले, जिसने 2 फरवरी 1835 को शिक्षा से संबंधित अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिनट, ये भी याद रखिएगा, जारी किया, जिसमें उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की पूरी वकालत की। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों किया? संभवतः वह पुरुषों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हों, लेकिन उनकी प्रवृत्ति और विचार, नैतिक मानदंड और प्रज्ञा क्या हो, वो अंग्रेज जैसी हो, ऐसा इसका मानना था। अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेज बनाना चाहता था। क्यों? ताकि कंपनी के निम्न स्तरीय कार्यों में उसको सहयोग मिल सके ऐसे लोगों से, ऐसे भारतीयों से। तो देखिए, मतलब अंग्रेजी शिक्षा भी अगर उन्होंने दी तो उसमें भी उनका कुछ अपना कारण था, ऐसा नहीं कि हमारे आपके लिए दिया। तो देख रहे हैं, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। कब हुई? 1920 में। किसकी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की। तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका नाम था उस समय, AITUC की स्थापना हुई। पंजाब के गरम दल के प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय, ये भी नाम आप याद रखिएगा। गरम दल के नेता, नरम दल के नेता, और गरम दल के नेता में नाम इनका पहले ही आता है, तो ये पूछा जाता है गरम दल के नेता कौन है, ऑप्शन दिया जाता है। तो नेता लाला लाजपत राय जी है, और इन्होंने क्या किया, यही जो है प्रथम अध्यक्ष रहे, तथा दीवान चमन लाल जो है वो क्या थे, महामंत्री बने थे। तो 1920 में इसकी स्थापना हुई, और पहली बार जो अध्यक्ष बने वो कौन थे, लाला लाजपत राय, और महामंत्री कौन थे, दीवान चमन लाल। ये आप ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, चमन लाल में टिक कर देंगे, MN जोशी में कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वह व्यक्ति जिसने बंगाल के युवा वर्ग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वह व्यक्ति जिसने बंगाल के युवा वर्ग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास किया, कौन है? चार्ल्स विल्किंसन, सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, हेनरी
विवियन डेरोजियो। देखिए डिरोजियो का नाम याद रखिएगा, जब बंगाल की बात आए तो आप इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, यंग बंगाल आंदोलन इन्होंने जारी किया। तो 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों में और चौथे दशक के दौरान इन्होंने क्या किया, बंगाल में जवान बंगाल आंदोलन इन्होंने किया और इसका नेतृत्व जो था एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया। और डेरोजियो और उनके जो अनुयायी थे बंगाल की तत्कालीन नवीनतम विचारधारा के प्रतीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो से अनुयायियों को बंगाल की सभ्यता के अग्रदूत, देखिए डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल की सभ्यता के अग्रदूत कहा गया है, हमारी जाति के पिता आदि कहकर सम्मानित किया उस समय इनको, तो बहुत सम्मान इनको दिया। डेरोजियो तथा उनके अनुयायियों ने नारी शिक्षा और नारी समानता, कंपनी के चार्टर में संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के प्रति न्याय आदि मांगों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास किया। तो देख रहे हैं किनका नाम आ रहा है, हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना की एमजी रानाडे ने, इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 1872 के अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहलाया। देखिए 1872 का जो अंतरजातीय विवाह हुआ तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये अधिनियम क्या कहलाया, मतलब इसका क्या नाम रखा गया? यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, इंटरकास्ट मैरिज एक्ट। तो देखिए इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया ब्रह्म मैरिज एक्ट। क्यों रखा गया, उसका भी कारण है कि क्यों रखा गया, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में ब्रह्म विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप 1867 में क्या किया, केशव चंद की प्रेरणा से बंबई में, अरे सॉरी मैं कुछ दूसरा बता गया। देखिए 1872 का अंतरजातीय विवाह की बात की जा रही है, तो ब्रह्म मैरिज एक्ट क्यों हुआ, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी के बारे में आपने सुना है और 1872 के पारित कानून में सिविल मैरिज एक्ट, इसको 1872 का जो कानून पारित हुआ सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं। लेकिन क्या हुआ आगे, इसी के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया। एक तो ये अधिनियम बना जो इससे ये लाभ हुआ कि 14 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है कि 14 वर्ष से कम आयु और 18 वर्ष ये निश्चित किया गया था जो कि लड़कियों की जो है कम से कम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। अगर इससे कम है तो विवाह वर्जित किया गया 1872 के पारित कानून के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, सिविल मैरिज एक्ट जिसे कहा गया। लेकिन आगे देखिए इस अधिनियम द्वारा अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह की बात जहां आ गई, देखिए ध्यान आपको यही देना है, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह की जहां बात आती है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये जो है दो बातें हैं, सिविल मैरिज एक्ट जिसमें उम्र की सीमा निर्धारित की गई, 14 वर्ष से कम आयु की लड़की नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम आयु का लड़का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गैर कानूनी था शादी विवाह करना। लेकिन अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग जहां विधवा पुनर्विवाह अंतरजातीय विवाह की बात आई तो इसे भी वैध माना गया। यह अधिनियम चूंकि ब्रह्म समाजियों के समर्थन से बना, ब्रह्म समाजी जो थे उनके समर्थन से बना, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रह्म मैरिजेज एक्ट या ब्रह्म मैरिज एक्ट। तो आप ध्यान देंगे कि 1872 में जो अधिनियम पारित हुआ उसमें शादी के लिए कन्या और बालक की
आयु को निश्चित किया गया। लेकिन अगर विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह की बात की जाए तो ब्रह्म समाजियों ने इसके लिए प्रस्तावना की और उन्होंने इसका समर्थन किया। इसी कारण से इसका नाम पड़ा ब्रह्म मैरिजेज एक्ट। ऑप्शन नंबर बी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, किसने की? अभी ही आपने पढ़ा पहले कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, आप दिमाग में रखिएगा। अगर आपको याद रहेगा तो 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण मुस्लिम समाज सुधारक अभी आपने पढ़ा कि कौन थे? सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम वर्ग दोनों ही पढ़ाए जाते थे। मतलब पाश्चात्य विषय भी और विज्ञान, भाई विज्ञान भी पढ़ा जाता था, साइंस भी, और मुस्लिम धर्म की जो शिक्षा थी वो भी दी जाती थी। और यही आगे चलकर मैंने आपको बताया कि किस नाम से प्रसिद्ध है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। लेकिन ये कब हुआ? 1920 में। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसे नाम दिया गया। तो चलिए हम देखते हैं कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने अपना सारा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत नेक काम इन्होंने किया। एनी बेसेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर, एम.जी. रानाडे, राजा राम मोहन राय। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे, इन्होंने क्या किया? अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया। मतलब विधवा पुनर्विवाह के ये पीछे पड़ गए कि इसके लिए कानून बनना चाहिए। महान सुधारवादी नेता थे ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया और ऐसा हमें उल्लिखित मिलता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों से ही 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1856 में। तथा देश में प्रथम कानूनी हिंदू विवाह, लेकिन कैसा? विधवा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की ही देखरेख में संपन्न हुआ। कब हुआ? 7 दिसंबर 1856 को। अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहां की? नागपुर, अहमदाबाद, मुंबई, लाहौर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में क्या किया? बंबई में। कहां किया? मुंबई या बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्धता की ओर हम बढ़ें, फिर से शुद्धता की स्थापना करना। 1877 में आर्य समाज लाहौर की स्थापना हुई और इसके बाद फिर क्या हुआ? आर्य समाज का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ और दयानंद सरस्वती के सभी विचार, मतलब उनके जो अपने विचार थे, जैसा वो चाहते थे लोगों के प्रति, ये सब उनकी एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित किया गया। और उनका जो नारा था, क्या नारा था? पुनः वेदों की ओर चलो या पुनः वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदाज। ये उनका नारा था और ये सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। तो देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहां की? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के बाद भारत में विभिन्न भागों में होने वाले कृषक आंदोलनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वे जमींदारों या सरकारी अधिकारियों की ज्यादतियों के खिलाफ थे। देखिए, अगर देखा जाए
तो कृषक जो थे वो बेचारे इसी से परेशान थे सबसे ज्यादा। जमींदारों को अधिकार दे दिया गया था तो जमींदार उनको परेशान किया करते थे। जमींदारों या सरकारी अधिकारियों की ज्यादतियों के खिलाफ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जमींदार जो है बहुत सताया करते थे। और जमींदार क्यों सताया करते थे? जमींदारों को अंग्रेजों ने जिम्मेदारी दे दी थी, उनसे वो वसूल किया करते थे पैसा। और जमींदार क्या करते थे? जमींदार जनता को परेशान करते थे, गरीब जनता को। सरकारी अधिकारी भी जो आते थे वो भी बहुत सताते थे। तो जमींदारों या सरकारी अधिकारियों के ज्यादतियों के खिलाफ ही कृषक आंदोलन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। आगे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, वे जमींदारों के विरुद्ध थे। ऐसा नहीं था। वे सूदखोरों के विरुद्ध थे, ऐसा भी नहीं था। वे परिवर्तन के लिए थे, ऐसा भी कुछ नहीं। वे जो है जमींदारों, सूदखोरों, इन सब के विरोध में अगर होते थे तो इनसे परेशानी जो उत्पन्न होती थी इसके कारण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। संत संघ है। 1861 में राधा स्वामी संत संघ की स्थापना की थी। किसने की? राय शालिग्राम ने, राय अयोध्या प्रसाद ने, स्वामी शिवदयाल खत्री ने, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र ने। तो आप याद रखेंगे इसको, स्वामी शिवदयाल खत्री ने क्या किया था? 1861 में आगरा में इन्होंने किया, राधा स्वामी सत्संग की, संत संघ की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बहादुर शाह को क्या किया गया? कैद किया गया था और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। या ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत सेवकों ने विष दे दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने सिर कटवा दिया था। भारतीय सिपाहियों ने कत्ल कर दिया था। नहीं, बहादुर शाह क्या थे? अंतिम मुगल बादशाह थे। और 1857 का जो महान विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के ये महान नेता थे। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया और उसी के पश्चात इनको जो है, बूढ़े हो गए थे ये, तो बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलाने के साथ साथ इनको निर्वासित भी कर दिया गया। कहां भेज दिया गया? रंगून। अब ये अपनी मातृभूमि से बेचारे कहां चले गए? दूर चले गए, रंगून चले गए। इसी बदकिस्मती पर ये आंसू बहाते हुए थक हार कर मर गए या स्वर्गवासी हो गए। मतलब अपार कष्ट में ये मरे, अपने जो मातृभूमि से इनको अंतिम समय में जो हटाया गया, इस कष्ट के कारण। तो बहादुर शाह को क्या हुआ? कैद किया गया और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। कैसे हुई? कैद खाने में, मतलब जहां कैद किया गया, कैद में ही इनकी मृत्यु हो गई, कष्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तात्या टोपे, कानपुर का विद्रोह, नाना साहब झांसी का विद्रोह, कर्नल फिनिश मेरठ का विद्रोह, जनरल हियर से बैरकपुर का विद्रोह। सही कौन सा नहीं है? देखो, तात्या टोपे जो थे कानपुर के विद्रोह में शामिल तो थे, क्योंकि नाना साहब जो है वो कानपुर के विद्रोह के मुख्य नेता थे और उनके ये क्या थे? सेनापति थे तात्या टोपे। तो नाना साहब झांसी का विद्रोह जो है ये गलत है। झांसी के विद्रोह के जो मुख्य जो नायक या नायिका थी वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो आप समझ गए होंगे, जो कानपुर का जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें नाना साहब जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये नेता थे मुख्य रूप से।
इन्होंने सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़ दिया। और क्या किया इन्होंने? स्वयं को पेशवा और भारत के सम्राट बहादुर शाह को अपना प्रतिनिधि घोषित किया। और नाना साहब की ओर से लड़ने का जो भार मुख्य रूप से था वो किस पर था? उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे पर ही था। और तात्या टोपे के जो सिपाही थे वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा पराक्रमी थे। उल्लेखनीय है कि झांसी के विद्रोह की जो नेता थी वो कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी का जो विद्रोह है वो नाना साहब नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, डलहौजी ने बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब के पेंशन, वार्षिक पेंशन पर दावे को निम्न कारणों से अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि वो दत्तक पुत्र थे और ये जो पेंशन दी जाती थी, पेंशन दी जा रही थी किसको? बाजीराव द्वितीय को। तो बाजीराव द्वितीय के मर जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी को उन्होंने नहीं स्वीकार किया कि ये उसके उत्तराधिकारी हैं, और उत्तराधिकारी को पेंशन देने का इनके यहां प्रावधान भी नहीं था, तो ये सही उत्तराधिकारी नहीं थे। तो चलिए देखते हैं जरा ऑप्शन हमें क्या दिया गया है। नाना साहब बाजीराव द्वितीय का पुत्र नहीं था। नाना साहब अंग्रेजों के शत्रुओं से मिला हुआ था। पेंशन अनुदान आनुवांशिक नहीं था। बाजीराव द्वितीय द्वारा छोड़ी गई संपत्ति उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। तो देखिए अभी इसका नीचे कुछ दिया गया है, ये कूट, इन कूटों से आपको चुनना है। तो कूट में आप देखेंगे पहले वाले में है फर्स्ट और सेकंड सही है, तो बी में क्या है? सेकंड और थर्ड सही है। तो देखें जो पहला है ऑप्शन यहां, नाना साहब बाजीराव सेकंड का द्वितीय का पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था, तो ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं, कूट को देखते हैं फिर से। ये सही है लेकिन दो सही है, ये गलत है। नाना साहब अंग्रेजों के शत्रुओं से मिला हुआ था, ये गलत है, तो ये नहीं हो सकता। अब पहला सही और किसी में भी नहीं है, यहां दूसरा तीसरा है, इसमें तीसरा और चौथा है। तो अगले ऑप्शन को हम देखते हैं, पहला और तीसरा। तीसरा क्या है? पेंशन अनुदान आनुवंशिक नहीं था, सही है। इसका मतलब पहला और तीसरा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। खासकर यूपी पीसीएस या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।